हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए हैं पॉलिटी के सेकंड चैप्टर पे और दिस इज़ योर थर्ड वीडियो ऑन पॉलिटी। और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट टू में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। 5 to 11 जो है ये बताता है सिटीजनशिप के ऊपर बताता है। किसके ऊपर बताता है? सिटीजनशिप, यानी भारत में नागरिकता के लिए जो भी हमारे संविधान में दिया गया है वो पार्ट टू भाग 2 में दिया गया फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। चलिए समझते हैं कि सिटीजनशिप के ऊपर मैं आपको पहले बता दूं। जो सिटीजनशिप है ये एक यूनियन लिस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनियन लिस्ट का पार्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि यूनियन लिस्ट में वही सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। यानी कि अगर सिटीजनशिप के ऊपर किसी को लॉ बनाना है तो वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के पार्लियामेंट है, वही लॉ बनाएगा। ये कहलाता है यूनियन लिस्ट। अब यहाँ पर आर्टिकल 5 to 11 जो दिया गया है ये पार्ट टू में, ये सिर्फ उस दिन के लिए है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। यानी कि 26 जनवरी 1950 हमारा जो संविधान जिस दिन लागू होता उस दिन तक कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद का जो नागरिकता है ये जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उसके बाद की नागरिकता किसी भी व्यक्ति को कैसे मिलेगी। यानी हम जो आर्टिकल 5 to 11 पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर हम सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक, उस दिन तक कौन कौन भारत के नागरिक हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे आर्टिकल 5 दिया हुआ है। आर्टिकल 5 कहता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी हमारे देश में नागरिकता उन व्यक्तियों को मिलेगा जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950। ओके, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 दिन संविधान लागू हो रहा, उस दिन तक कौन कौन भारत के नागरिक हैं। तो इसमें कंडीशन डाला गया है द पर्सन हु इज डोमिसाइल इन इंडिया, जो पहले से भारत में रह रहे हैं और इन तीनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो जैसे पहला कंडीशन है क्या? ही मस्ट बी बॉर्न इन इंडिया, ये भारत में या टेरिटरी ऑफ इंडिया में जन्म लिया हो, या इधर ऑफ हिज पेरेंट, उसके माता पिता में से किसी एक ने अगर इंडिया में जन्म लिया तो भी उसको नागरिकता मिलेगी। और तीसरा कंडीशन है कि अगर वो भारत में 5 साल पहले से, संविधान लागू होने के 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहा है तो उसको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 26 जनवरी 1950 को क्या मिलेगी? नागरिकता मिल जाएगी। तो यहां पर लिखा है ऑर्डनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हो रहा उस दिन के 5 साल पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता मिलती है अंडर आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 साफ साफ बताता 26 जनवरी 1950 जब जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से कौन कौन भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये आर्टिकल 5 हो गया। अब यहां पर हम आर्टिकल 6 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 6 भी काफी सिंपल है, समझना होगा कि व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहां पर समझें कि व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 6 में बोला गया है, आर्टिकल 6 में क्या बोलता है कि दिस इज गिवन अ सिटीजनशिप दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से। ओके, माइग्रेटेड, ओके, फ्रॉम पाकिस्तान, यानी आर्टिकल 6 उनके लिए नागरिकता देता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट किए हैं। उनको नागरिकता तभी मिलेगी जब इधर ऑफिस, जब उनके या तो पेरेंट्स हो और ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो भारत में, अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हो, तो उन्हें क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6। मतलब कि जब देश का बंटवारा हो गया तो उस समय पाकिस्तान से जो लोग इंडिया माइग्रेट करके आए हैं उनको भी नागरिकता मिलेगी अंडर आर्टिकल 6। अगर ये पहला कंडीशन है। अगर दूसरा कंडीशन फुलफिल क्या करना है? दूसरा कंडीशन, दूसरा केस हो सकता है कि जिस दिन हमारा, देखो हमारा जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के बाद काफी सारे माइग्रेशन हुए थे, तो सरकार ने 19 जुलाई, याद रहे 19 जुलाई 1948 को क्या किया था? उन्होंने परमिट सिस्टम लागू किया था। क्या याद किया था? परमिट सिस्टम। और इस परमिट सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने लोग अब पाकिस्तान से माइग्रेट हो रहे हैं, इस दिन के पहले वाले, इस दिन के पहले जितने लोग माइग्रेट किए हैं उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा, उनको ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई या 19 जुलाई के बाद
अगर इंडिया में माइग्रेट करता है तो उन्हें नागरिकता एक ही शर्त पे मिलेगी, एटलीस्ट 6 मंथ, यानी एटलीस्ट 6 मंथ उनको भारत में रहना होगा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करके अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आर्टिकल 6 किसके लिए है? फॉर दोज हु आर माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ओके, तो उसको नागरिकता कब मिलेगी? जब उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए होंगे, तब उसे नागरिकता मिलेगी। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो उसके पास दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो माइग्रेट किया है तो उसे ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इस दिन और इस दिन के बाद अगर माइग्रेट कर रहा है तो उसे एटलीस्ट 6 मंथ, कितना, 6 महीना, एटलीस्ट 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा, तभी उसको नागरिकता मिलेगी, आर्टिकल 6 कहता है। अब जल्दी से हम लोग यहां पर आर्टिकल 7 भी देख लेते हैं, व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 7। यहां पर मैं आपको बता दूं आर्टिकल 7 क्या कहता है। तो आर्टिकल 7 कहता है फॉर दोज हु आर माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, यानी आर्टिकल 7 किसके लिए है? ये उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता देता है दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है, एंड कब? आफ्टर 1 मार्च 1947, यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया है और वापस रिटर्न हो गया है, रिटर्न इंडिया फॉर रीसेटलमेंट, तो उसके लिए नागरिकता जो है आर्टिकल 7 के थ्रू मिलता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से माइग्रेट किया पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 और वो वापस इंडिया आता है फिर से, तो उसको नागरिकता मिलेगी आर्टिकल 7 के थ्रू। बस उसे क्या करना होगा? उसे भी एटलीस्ट 6 मंथ तक इंडिया में रहना होगा एज रेसिडेंट बिफोर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन, तो उसको एटलीस्ट 6 मंथ इंडिया में रहना पड़ेगा। ये आर्टिकल 7 कहता है किसके लिए? जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, वापस पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं, उनके लिए बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में साफ साफ अंतर आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 6 किसके लिए है? फॉर दोज हु आर माइग्रेटेड टू इंडिया, जो पहले इंडियन नहीं थे लेकिन पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हैं 19 जुलाई 1948 के बाद, तो उन्हें एटलीस्ट 6 मंथ भारत में रहना पड़ेगा। और आर्टिकल 7 है फॉर दोज हु आर माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड अगेन रिटर्न बैक टू इंडिया। अब यहां पर आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 सिटीजनशिप किसको देगा? सिटीजनशिप यहां पर मिलेगा उनके लिए, सिटीजनशिप फॉर दोज हु लिव इन अब्रॉड, जो विदेश में रह रहे हैं व्यक्ति, उनको नागरिकता मिलेगी अंडर आर्टिकल 8। यानी कि जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, इधर if his parents or grandparents born in India, born in अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि वो जो बंटवारा से पहले अगर वो भारत में जन्म लिए हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी अंडर आर्टिकल 8। तो सिंपली आर्टिकल 8 उन व्यक्तियों के लिए है जो विदेश में रह रहे हैं, अब वो भारत की नागरिकता लेंगे एक ही शर्त पे, अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हैं तो उनको अंडर आर्टिकल 8 क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। ठीक है, यह क्लियर है आर्टिकल 6, 7, 8। अब यहां पर हम जल्दी से आर्टिकल 9 भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 9 उनके लिए है। आर्टिकल 9 क्या है? आर्टिकल 9 कहता है कि इफ एनी पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति, इफ एनी इंडियन पर्सन मतलब जो भारतीय व्यक्ति हैं, अगर वो वॉलेंटरी यानी अपने पूरे होशो हवास में, है ना, एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप, देन हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली सस्पेंड। यानी कि आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, अगर वो अपने पूरे होशो हवास में किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, है ना। यानी कि हमारे देश में क्या है? हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी एकल नागरिकता। हम एक बार में सिर्फ
और सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं और किसी देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपका इंडियन सिटीजनशिप जो भारतीय नागरिकता है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 में बताता है कि कभी भी अगर आपको भारत की नागरिकता छोड़नी है तो आप किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता लेते हो और आप सोचो कि हम भारत के भी नागरिक रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अब चलिए लास्ट 2 आर्टिकल बचा हुआ, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। आर्टिकल 10 कहता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, है ना, हमारा सिटीजनशिप, कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप उस बात पे निर्भर करता है ना, एज पर कंडीशन मेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि जब तक पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना देता है जिस लॉ के बनाने की कंडीशन को अगर हम फुलफिल नहीं करते हैं तो हमारी नागरिकता जा सकती है। हमारी नागरिकता इस बात पर डिपेंड करती है कि पार्लियामेंट कब तक चाहता है। पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ ना बनाए जिसके कंडीशन अगर हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हमारी नागरिकता चली जाएगी। ये आर्टिकल 10 कहता है कि हमारी नागरिकता तब तक जारी रहेगी जब तक पार्लियामेंट चाहता है ऐसा कोई लॉ ना बना दे। ठीक है, आर्टिकल 10 क्लियर है। अब हम आर्टिकल 11 की बात करते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 को बहुत सिंपल है, आर्टिकल 11 ही है जो पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 11 क्या देता है? आर्टिकल 11 कहता है कि इट इंपावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ, है ना, टू मेक लॉ रिलेटेड टू सिटीजन। नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून बनाना होगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, जैसे कैसा कानून बनेगा? तो एक्वाजिशन ऑफ सिटीजन, एक्वाजिशन यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति है अगर वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे लेगा। दूसरा टर्मिनेशन, कैसी नागरिकता जा सकती है? टर्मिनेशन, ओके, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, किसी भी व्यक्ति का अगर नागरिकता जानी है तो कैसे जाएगी। और इसमें तीसरा है एनी लॉ रिलेटेड टू पार्लियामेंट और एनी लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। इन सब पे जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? ये पार्लियामेंट बनाएगा। तो ये आर्टिकल 11 कहता है। तो आई होप आर्टिकल 5 to 11 आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।